देखिए आपका अगला टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, यानी कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक प्लेन है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इस तरीके का प्लेन हमने बना लिया और ये 3 एक्सिस में हमने प्लेन को ले लिया। ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है ओ। ठीक है, अब आपके पास कोई दो आवेश हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक आवेश यहाँ पे रखा है और दूसरा आवेश आपका यहाँ पे रखा है। ठीक है, ये आपका Q1 हो गया और ये आपका Q2 हो गया। ये दो आपके आवेश हैं, ये मान के चलिए ये दोनों आपस में पॉजिटिव हैं, यानी प्लस प्लस चार्ज दोनों में है। अब ये इनके दो पोजीशन वेक्टर होंगे, मतलब ये आवेश ओरिजिन से कितनी दूरी पे है। ठीक है, जितनी दूरी है वो इसका पोजीशन वेक्टर होगा। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया कि यहाँ से R1 दूरी पे है। ठीक है, R1 वेक्टर दूरी पे है। फिर इसी प्रकार से Q2 भी आपका R2 वेक्टर दूरी पे है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको समझ लिया। अब देखिए इस इन दोनों पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है जब प्लस प्लस है तो आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि रिपेल करेंगे। तो ये देखिए जब इन दोनों पे फोर्स लगेगा, जब Q1 फोर्स लगाया होगा Q2 पे, तो ये इधर भागेगा। ठीक है, इस तरीके का इधर भागेगा। तो ये इसे हम क्या लिखेंगे कि फोर्स लगा। ठीक है, इसे बल लिखेंगे। F किस पे लगा, 2 पे लगा, किसकी वजह से, 1 की वजह से। बल 2 पे लगा, किस पे, किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो 2 पे फोर्स लगा 1 की वजह से। और ये बल लगाने के लिए कितनी दूरी ट्रेवल किया, तो यहां से आप इसको खींच सकते हैं कि ये मान लीजिए यहां से आपका 1 से 2 की तरफ आया, तो R12। ठीक है, 1 से 2 की तरफ ये आया बल लगाने के लिए। इसी प्रकार से अगर Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा तो किधर की तरफ Q1 भागेगा, इधर की तरफ। ठीक है, इधर की तरफ भागेगा। अब इसका फोर्स कैसे देखेंगे कि भाई F पे मतलब फोर्स 1 पे लगा, किसकी वजह से, 2 की वजह से। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है, इसको वेक्टर फॉर्म में वेक्टर की तरह डिनोट करेंगे। ठीक है, तो 1 पे लगा 2 की वजह से। अच्छा, इसने कितनी दूरी ट्रेवल की, तो यहां से देखिए 2 से 1, 2 से 1, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां से जो आपका डिस्टेंस आएगा 2 से 1। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आया। तो देखिए अगर मैं F12 को लिखना चाहूं, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पे F21 क्या है आपका, ये बल है, लगाया गया बल, लगाया गया बल। ठीक है, किस पे, आवेश Q2 पे पर Q1 द्वारा। ठीक है, या F21 क्या है आपका, आवेश 2 पर लगाया गया बल Q1 द्वारा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने Q1 ही लिख दिया है, यहाँ पे क्या होगा, Q2 पर Q1 द्वारा। ठीक है, अब कूलाम का नियम क्या कहता है, तो यहां से देखिए कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या है, यहां से क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए जो कूलाम का नियम निकालेंगे तो क्या होगा, F21 जो फोर्स निकलेगा हमारा क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दूरी हमारी कौन सी है, यहां से आई है 1 से 2 की हो, तो R12 का होल स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर होता है, तो दूरी हमारी यहाँ पे R12 है। तो यहाँ पे देखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंटू R12 कैप। आपको पता है ये इकाई सदिश होता है, यानी यूनिट सदिश होता है, इसका मान हमेशा 1 होता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऐसे लिखते हैं R12 अपॉन मॉड में R12। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है ये। तो इसका मान हमेशा 1 होता है, ये दिशा बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी लगा दिए हैं। अब इसी प्रकार से अगर हम
1 2 पे देखें तो ठीक है, F1 2, तो ये क्या है आपका, लगाया गया बल आवेश, ठीक है, किस पे लगाया गया बल, तो 1 2 पे देखें तो भाई 1 पे फोर्स लगा है किसकी वजह से, 2 की वजह से, ठीक है, आवेश Q1 पर किसके द्वारा, Q2 द्वारा, ठीक है, इसी समझ में आया आपको। यहाँ पे F12 वेक्टर क्या है, लगाया गया बल आवेश Q1 पर किसके द्वारा, Q2 द्वारा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कूलाम के नियम से। फिर देखिए यहाँ पे कूलाम के नियम से, ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। अब इसको देखेंगे तो कूलाम के नियम से क्या होगा, ये भी F12 वेक्टर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब दूरी कौन सी लेंगे हम, ये वाला, ठीक है, इस पे लग रहा है 1 पे 2 की वजह से लग रहा है ना, तो 2 जब लगाने जाएगा तो 2 से 1 की दूरी ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे, तो ये R21 वेक्टर इसका होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे R21 टैप, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, जो इसकी दूरी है R12 से फिर R21, ये दोनों आपस में कैसे हैं, अपोजिट नेचर के हैं भाई, एक इधर की तरफ जा रहा है तो दूसरा इधर की तरफ जा रहा है, अपोजिट नेचर के हैं। तो क्या होगा, थर्ड आपका इक्वेशन क्या बनेगा, जो आपका थर्ड इक्वेशन बनेगा वो बनेगा R, ठीक है, 21, यहाँ पे देखिए R21 वेक्टर, तो R21 इधर की तरफ जा रहा है, फिर ये वाला इसके माइनस की तरफ है R12, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया, थर्ड बन गया। ये दोनों अपोजिट नेचर के, इसलिए माइनस हमने लिया है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब 3 की वैल्यू 2 में रखेंगे, 3 की वैल्यू 2 में रखेंगे, यहाँ पे देखिए समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 3 का मान जब 2 में रखेंगे तो जहां जहां आपका R21 लिखा है वहां पे माइनस R12 रखेंगे, तो इसमें रखेंगे तो ये कैसे बन जाएगा, देखिए यहाँ पे F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अच्छा ये R12, ठीक है, तो यहाँ पे R21 है तो R21 का क्या रखेंगे, R12, वो भी माइनस का, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R12 स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से, इनटू यहाँ पे क्या रखेंगे, R21 है तो क्या रखेंगे, माइनस का R12 वेक्टर, ठीक है, इक्वेशन नंबर आपका ये 4 बन गया, ठीक है, आपका ये इक्वेशन नंबर 4 बन गया। तो आप यहाँ से तुलना करिए, देखिए 4 और 1 की तुलना करिए, 4 और 1 की तुलना करिए, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें तो सेम है, यहाँ पे जो भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे ये माइनस है, बस फर्क इतना ही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस टोटल को क्या लिख सकते हैं, F21, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है, ये जो टोटल है आपका इसको F21 लिख सकते हैं, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा दिया, आगे क्या है आपका F12, ठीक है। तो ये चीज आपको निकल के आया यहाँ से, इससे आपको क्या पता चलता है कि ये जो दोनों बल लग रहे हैं Q1 Q2 द्वारा, ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, मतलब इनका जो मान है आपस में बराबर है, लेकिन इनका नेचर जो है वो विपरीत है, मतलब ये इनकी दिशा जो है विपरीत है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कूलाम का नियम का ये वेक्टर फॉर्म हो गया, जहाँ तक आपको सिद्ध करना पड़ेगा अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि परावैद्युतांक यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा कि परावैद्युत पदार्थ कहते किसको हैं। तो परावैद्युत पदार्थ आपका एक ऐसा पदार्थ होता है जो विद्युत का विरोध करता है,
ठीक है, जो अपने अंदर से होकर विद्युत को बहुत कम ही मात्रा में जाने देता है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास Q1 और Q2 दो आवेश हैं, और ये भी मान के चलिए इन दोनों पे प्लस प्लस चार्ज है। तो प्लस प्लस चार्ज है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेम नेचर के हैं। जब सेम नेचर के होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे, यानी कि धक्का देंगे। ठीक है, एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा। तो ये जो धक्का लगता है किसके कारण लगता है, एक बल इनके बीच कार्य करता है, वो क्या कौन सा है आपका, एफ। ठीक है, वो एफ है जो इन दोनों को धक्का दे रहा है। ये किस कंडीशन में है, निर्वात के कंडीशन में है। ठीक है, अगर मैंने क्या किया कि इसके बीच एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया। ठीक है, अभी हमारे बीच जो फोर्स काम कर रहा था वो एफ काम कर रहा था, अब हमने क्या किया, एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया यहाँ पे। अब ये फोर्स जो है उतना नहीं लगेगा जितना पहले लग रहा था। पहले एफ लग रहा था, लेकिन अब क्या लगेगा, एफ एम लगेगा। और ये फोर्स आपका कम होगा किससे, जो एफ आपने लगाया था। तो परावैद्युतांक किसे कहते हैं, तो परावैद्युतांक आप उसे कहेंगे जब इन दोनों का तुलना करेंगे, यानी एफ का एफ एम से तुलना कर देंगे, तो ये आपका परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक को एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसे बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, विशिष्ट परावैद्युतता भी इसे बोलते हैं। जिसे कई सारे नाम है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे मेनली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जो आपका अपेक्षिक विद्युतशीलता है वो आपका एफ अपॉन एफ एम का रेशियो होगा, यानी इनका अनुपात होगा। तो एफ क्या है आपका निर्वात में लगा बल, एफ एम क्या है आपका माध्यम के बीच में रखे जाने के बाद लगा बल। ठीक है, तो आप यहाँ पे आइए देखिए, सेम चीज वहाँ पे लिखा है, कह रहा है कि इस प्रकार किसी आवेश में उपस्थित आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है उसे उस राशि के माध्यम का परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक विद्युतशीलता अथवा विशिष्ट परावैद्युतता कहते हैं। ठीक, इसको भी आप लोग याद करके रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, परावैद्युतांक यानी रिलेटिव परमिटिविटी जो होगा आपका, वो फोर्स और जो आपका माध्यम के बीच जो फोर्स काम करेगा उनका रेशियो होगा। ठीक है, उनका अनुपात होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारे निर्वात में जो फोर्स काम कर रहा था उसमें हमारा जो बल था कूलाम के नियम के अनुसार वो क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये कब था, जब ये निर्वात के कंडीशन में था। जब इसके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया था तो उस कंडीशन में हमारा फोर्स था एफ एम इक्वल टू एम, मतलब कोई मीडियम रखा है ना, तो 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन था और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट था। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो यहाँ पे समझिए जो एप्सिलॉन नॉट है वो आपका हवा या फिर निर्वात की विद्युतशीलता है, और जो ओनली एप्सिलॉन है आपका वो आपका जब कोई माध्यम भर दिया जाता है तो उसके बीच जो विद्युतशीलता है वो है आपका। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, परावैद्युतांक निकालने के लिए, परावैद्युतांक निकालने का जो फॉर्मूला है हमारा ई आर इक्वल टू एफ अपॉन एफ एम। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और एफ एम की वैल्यू यहाँ से रखेंगे। तो इन दोनों का आपस में हम लोग डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ अपॉन एफ एम है, यहाँ पे एफ की वैल्यू ये रख दिए और एफ एम की वैल्यू यहाँ पे रख दिए। तो इन दोनों का जब आपस में हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखिए 1/4π से कैंसिल। ठीक है, Q1 Q2 फिर Q1 Q2 से कैंसिल, R1 आर स्क्वायर फिर आर स्क्वायर से कैंसिल। तो बचा क्या आपका, यहाँ पे एप्सिलॉन आर, फिर यहाँ से देखिए 1/ε0 फिर एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये वाला ऊपर चला जाता है, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या फॉर्मूला आपका बनेगा, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो फिर इसका डेफिनेशन क्या निकल के आया कि अतः किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपका यहाँ से कंक्लूजन निकल के आ गया। ठीक, फिर यहाँ से देखिए आपके पास परावैद्युत पदार्थों की 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अपेक्षिक विद्युतशीलता का सारणी आपके पास दिया गया है।
ठीक है। ये एम्बर का दिया है 2.8, एवोनाइट का 2.8, कांच का 5 से 10 होता है, अब्रक का 3 से 6। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद करके रखनी है, अपने माइंड में रखना है इसको। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे इसके। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, फर्स्ट आपका दिया है कि माध्यम का प्रभाव। तो ये क्या है कि जब दो आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भर दिया जाता है तो एप्सिलॉन आर का गुणांक एप्सिलॉन आर से ही घट जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले से बताया था। अब नेक्स्ट दिया है कि यदि एक परावैद्युत माध्यम जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर मोटाई टी को आंशिक रूपों से आवेशों के बीच रख दिया जाए तो आवेशों के बीच प्रभावी जो दूरी होगी वो क्या होगी, आर माइनस टी प्लस टी रूट में एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये दूरी आपकी ये आर के बराबर हो जाएगी, मतलब ये दूरी आपकी इस तरीके से हो जाएगी। जब ये दूरी इस तरीके से हो जाएगी तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला आर की जगह हमने ये चीज़ रख देंगे। तो यहाँ से देखिए आर की जगह हमने क्या किया, इसको रख दिया, तो यही चीज़ हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, आर की जगह ये रख दिया। तो ये भी फॉर्मूला हमें याद रखना है, कब, जब ये परावैद्युतांक दिया हो, उसकी मोटाई दी हुई हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका ये फॉर्मूला होगा। थर्ड वाले स्टेप में बात करते हैं, तो थर्ड वाला स्टेप है कि स्थिर विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया में अगर Q आपका आवेश है, ठीक है, Q डैश आपका प्रेरित आवेश है। ठीक है, प्रेरित आवेश क्या होता है, जो किसी प्रोसेस द्वारा निकाला जाता है। फिर ER आपका अनावेशित वस्तु का परावैद्युतांक हो तो प्रेरित आवेश का अधिकतम मान क्या होगा, वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साधारणतः परावैद्युतांक को इसी से डिनोट करते हैं, ये हमने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।